जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ 2 बल्कि 3 बड़े ही डायनामिक किस्म के लोग मेरे साथ हैं। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं फारूक जो डब्ल्यूएचओ के फैसल इम्तियाज़ जो डब्ल्यूएचओ के लिए काम कर रहे हैं केपीके में, और दूसरा मेरे साथ अमानुल्लाह है जो मेरे सीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं और जर्मनी में पीएचडी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तीसरे मेरे साथ हैं डॉक्टर फारूक जिन्होंने अपनी पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में फ्रांस से की है और आजकल वो यूएस में पढ़ा रहे हैं। तो आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि कोविड 19 का माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट और उसका थोड़ा एपिडेमियोलॉजिकल और पब्लिक एस्पेक्ट। तो अमान अस्सलाम वालेकुम, फैसल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले अमान आपसे मैंने पिछले दिनों एक वेबिनार किया था कोविड 19 के ऊपर ना, मंसूआ की तरफ से। तो वहां पे हम्म। क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली मेरे पास आया, वो एक था कि मैन मेड वायरस के एस्पेक्ट इसका, कि कोविड 19 मैन मेड वायरस है, एक बहुत ज्यादा मिथ इस सिलसिले में चल रही है। इसको काउंटर करने के लिए हमारे क्या आर्गुमेंट्स हैं कि आरएनए वायरस कितना डिफिकल्ट होता है लैब में बनाना? देखें, कोई भी अगर आप समझते हैं, जैसे खास तौर पर हमारे इलाके में या हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये लोग कहते हैं जी फलां उसमें के ये कोई इसराइल के लोगों ने जिस तरह मिथ चल रही हैं, तो अगर कोई मैन मेड चीज हो तो वो डेफिनेटली इतनी स्प्रेड नहीं करती कभी भी। पहली बात तो ये है ना कि अगर इसको किसी ने आरएनए वायरस है तो इसको अगर मैन मेड इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम उसको कहते हैं, कि अगर उससे किसी ने इसको बनाया है तो ये तो साइंटिफिकली ये जो ना वो बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये अगर इसमें कोई बात इस तरह की हो भी तो इतने कंटिनेंट में ये वायरस इस तरह स्प्रेड ना करता अगर ये मैन मेड होता। तो इसको स्पेसिफिकली लॉन्च किया जाता कि ये जो उनके एनिमी कंट्रीज हैं आप कह लें जिन्होंने इसको बनाया है, तो सिर्फ वहां तक महदूद होता। ये चाइना से उठ के अमेरिका, इटली, यूरोप, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां पे ये वायरस ना ट्रेवल किया हो। दूसरा तो ये शायद मैन अमान। मेड वाली बात तो यो है ना, ये समझ में नहीं आती, ये एक मिथ है लोगों की। और वही लोग आजकल जो है ना, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो पहले कह रहे थे कि ये मैन मेड है, ये जो ना जिस तरह पाकिस्तान में और भी प्रॉब्लम चल रही है कि ये खुद से इंजेक्शन लगाते हैं लोगों को और उसके इवज जो है ना पैसे मिलते हैं, तो वही लोग जो कल कह रहे थे आज वही लोग इसको जो ना वो एक्सेप्ट ही कर रहे हैं कि वाकई ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये इन्फेक्शन है और इससे डेथ भी हो रही है। हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी सोसाइटी का वो यही है कि जब तक हम पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते हम साइंस को नहीं मानते, बेशक वो कैसी किसी भी फॉर्म में हो। तो जो कहते हैं इनोवेशन है फिर अडॉप्शन है, तो हमारे अंदर जो अडॉप्टेबिलिटी है वो साइंस की तभी आती है जब हमारे साथ कोई हादसा होता है या साने आता है। दूसरा शायद ये भी कि आरएनए वायरस को लैब में बनाना इतना आसान काम नहीं है, और वो आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पे बना सकते हो जो ऑलरेडी नोन वायरसेस हैं। लेकिन मैं कोविड 19 के बारे में पढ़ रहा था कि उसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं थे, उससे पहले वायरसेस में हमें नहीं पाए गए। तो क्योंकि वो न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन न्यू स्ट्रक्चर्स को लैब में मैन मेड बनाना शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, इसके सिलसिले में ना सबसे जो पहली पब्लिकेशन आई थी वो इंडिया से आई थी और ये मार्च के दिनों में आई थी। उन्होंने एक इस तरह का कहा था कि हमने जो ना वो कुछ सीक्वेंस किए हैं और इससे पता चला है कि जो HIV का वायरस है, क्या कहते हैं उसको, एड्स का वायरस है, उसकी उसकी कुछ चीजें जो है ना वो कुछ सेगमेंट जो है ना वो इसके साथ मैच कर रही हैं। तो शायद वहां से इन्होंने लेके तो इसमें इंसर्ट कर दिए हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। तो क्योंकि इसको वाकई क्रिएट करना डिफिकल्ट है और फिर उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, क्योंकि वायरसेस आपको पता है कि आरएनए जो है ना वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू डीएनए। तो अगर इसकी हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपने अभी तक जितने भी सीक्वेंस हुए हैं उसमें बहुत माइनर चेंज आई है, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशंस कह रहे हैं। तो वो बहुत माइनर है, उसके वेरिएंट इतने ज्यादा नहीं है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बाकी कुछ वायरसेस थे अभी तक जो है ना वो ज्यादा है। ऑल्दो इसमें म्यूटेशंस आई हैं, अगर पाकिस्तान के स्ट्रेन की बात करें तो वो शायद चाइना के स्ट्रेन से वेरी करता हो, लेकिन ये है कि इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है।
अच्छा फैसल, कुछ थोड़ा-सा इसका एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, पब्लिक हेल्थ की तरफ, क्योंकि मुझे भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। मैं आपको फ़ेसबुक पे फ़ॉलो करता हूँ, आपको भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। तो फैसल मुझे ये बता कि एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने मुल्क में अब तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर काम क्यों नहीं कर सके? क्या हमारे पास लोग नहीं हैं? क्या हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आती नहीं है? क्योंकि मैंने इसका कहीं काम होते देखा नहीं। इसमें देखें जो गाइडलाइन है ना, वो ग्लोबली जो फॉलो हुई है एपिडेमोलॉजिकली, और जिन कंट्रीज ने कर्व बेंड किया है उसको हम कहते हैं TTQ की गाइडलाइन, उसे हम कहते हैं ट्रेस, ट्रैक एंड क्वारंटीन। ट्रेस हम करते हैं टेस्टिंग से, जो पेशेंट हमने ट्रेस किया उसको, जो पेशेंट आपके पास आ गया सस्पेक्ट, उसको आपने सैंपल किया, फिर आप करते हैं उसके कॉन्टेक्ट्स को ट्रैक, कि वो उसका पिछला आप रेट्रोस्पेक्टिवली आप जाते हैं कि ये पिछले लेट्स से लास्ट 14 डेज में, लास्ट 2 वीक्स में किस 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 से मिला था, उसको फिर आप ट्रेस करते हो, फिर उन उन कॉन्टैक्ट्स को आप क्वारंटीन करते हो। बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसको WHO भी लेके चली, और इटली, फ्रांस, जो जिन कंट्रीज ने भी कर्व बेंड किया है, और सबसे बड़ा मॉडल हमारे पास चाइना का है कि जितनी डिसिप्लिन्ड नेशन होगी उतना ही डिसिप्लिन्ड उनका एपिडेमियोलॉजिकल रिस्पांस भी होगा। जैसे मानुल्लाह भाई ने बड़ा एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब तक हमारी जो कौम है, जब तक वो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस ना कर ले, वो साइंस को नहीं मानती। तो यही वही इश्यूज जो हमें पोलियो में आ रहे थे, वही इश्यूज हम लोगों को कोविड में भी है। आपकी जो बात है कि हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग प्रॉपरली नहीं कर सके, वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास सर्वेलेंस का सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे मैं फार्मासिस्ट हूँ बैचलर से, आप DVM में आप लोगों ने किया, उसके बाद इवन के मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं, आप किसी का भी करिकुलम उठा के देख लें, 5 साल के करिकुलम के अंदर सर्वेलेंस नाम की भी नहीं पढ़ाई जाती कि आपने डिजीज सर्वेलेंस करनी कैसे है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस होते कैसे हैं, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन होती कैसी है, रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है। ये सब एक मिथ है। अभी जो हमारे हेल्थ के हुआ ये कि पाकिस्तान ने दुनिया में पहला इस तरह का एक पेंडेमिक फेस की। हमारे पास ऐसे रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, एक्सेप्ट पोलियो का स्टाफ जो बड़ा महदूद सा है। आपका मेडिकल स्टाफ में ऐसा आपके पास रिसोर्स ही नहीं है जो इमरजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस में ट्रेंड होगा। तो वही कन्वेंशनल किस्म का रिस्पांस आया आपका। सॉरी टू से, लेकिन आपका रिस्पांस जो था वो सारा जो किया, मॉनिटर किया या उसको जो ड्राइव किया वो आर्मी ने किया। आर्मी टेक्निकल तो नहीं है इस चीज़ के अंदर, या आपके क्लिनिशियंस बैठे, उनका वही रिस्पांस था कि सारे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए क्यूरेटिव साइड पे, प्रिवेंटिव साइड के ऊपर ये लोग आए नहीं। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है हॉस्पिटल्स पे की जा रही है, इन्वायरमेंट को ट्रीट किया नहीं जा रहा। हॉस्पिटल में पेशेंट आता है उसको ट्रीट करते हैं, वो हॉस्पिटल आने से पहले पहले 25 30 40 लोगों को ट्रीट कर चुका होता है। तो एपिडेमोलॉजिकली और जितने भी बड़े एपिडेमोलॉजिस्ट हैं उनका जो आप देखें, एक चीज़ कॉमन है, या तो आप वायरस को ट्रैक करते हो, वायरस के पीछे भागते हो, या आप वायरस को आप आगे से ऊपर से पकड़ते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम तब हमारे कान खड़े होते हैं जब चोर चोरी करके गली से निकल गया होता है, वायरस अपना काम करके अगली गली में चला गया होता है, हम पिछली गली को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जब तक हम प्रोएक्टिवली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते करते हम वायरस को आगे से नहीं पकड़ेंगे, चेन उसकी ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये जो लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि ये दुनिया में कहीं पे भी कि जून में पाकिस्तान में पीक आ जाएगी, जुलाई में आ जाएगी, पहले जून जुलाई चल रहा था, अब सितंबर अक्टूबर नवंबर, मुझे ये सारी वेग बातें लगती हैं एक्चुअल में, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सेंस का फिनोमेना है कि एक वायरस है, वो लंग्स में जाता है, वहां पर जाकर अगर रिप्रोड्यूस करता है और लोगों तक क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। जब तक आपके पास अनएक्सपोज्ड पॉपुलेशन आपकी रहेगी तब तक ये वायरस फैलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वो 100% पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्ट कर ले, और उसके बाद तो आप कह सकते हैं जो हर वायरस का एक नेचुरल ट्रेजेक्ट्री होती है कि वो ऊपर जाता है फिर वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हम इसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं कि सारी पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए और नेचुरल कोर्स में जितने लोग मरते हैं वो साइड भी हो जाएं। मतलब एक एक कोई रिस्पांस जिसे आप कहें वो कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोई सर्विलेंस। देखिए डिजीज की सर्विलेंस की जाती है ना, पहले होना ये चाहिए था, जैसे ये रिस्पांस आया एक सर्विलेंस मैकेनिज्म एस्टेब्लिश होता कि हम कहते हैं कि यार जैसे इन्फ्लुएंजा की सर्विलेंस दुनिया ने की कि ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो भी पेशेंट आएगा हम उसका सैंपल करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स उसकी वही है ILI कफ फीवर के साथ, और सारी की डेफिनेशन हम ये करते हैं कि जो आपका ILI के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आए एंड ही और शी रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन,
तो हमारे पास तो सर्वेलेंस है ही नहीं, हमारी सैम्पलिंग ही एग्जिस्ट कैसे हो रही है कि हम कहते हैं जो पेशेंट वॉक इन पेशेंट आ गया आपका, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उसकी मियाँ बीवी बहन भाइयों को सैंपल कर लो, बेशक वो उनसे मिला भी नहीं है, मे बी उसका प्राइमरी कांटेक्ट मैं हूँ, मे बी उसका प्राइमरी कांटेक्ट वो रिक्शे वाला हो जिसके साथ बैठ के वो हॉस्पिटल आया है, मे बी उसका प्राइमरी कांटेक्ट कोई ऐसा दोस्त हो जिसके पास उसने आखिरी रात वो रुका है, लेकिन चूंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं है तो हम बिल्कुल एक कंफ्यूज था हमारा रिस्पॉन्स है, बस हम कभी इधर भाग रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं, इस वजह से इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। अच्छा फैसल, मेरा इस पे एक और स्टांस ये भी है कि क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स का सोशल स्टेचर बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के अंदर हम डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं। अब डॉक्टर्स का जो करिकुलम है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन का बहुत छोटा सा कोर्स पढ़ते हैं, और हम ये समझने से कासिर हैं अब तक हमारा हेल्थ सिस्टम कि जो सी हमारी मेडिसिन है उसकी दो साइड है, एक उसकी क्लिनिक है, एक उसकी पब्लिक हेल्थ या प्रिवेंशन साइड है। तो जब तक हम उन दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे और उसके प्रोफेशनल्स को सही जगह पर नहीं लगाएंगे, बल्कि मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर है जहां डॉक्टर्स इन्फेक्शियस डिजीजेस सबसे ज्यादा मरते हैं, क्योंकि उन्हें खुद प्रिवेंशन का शायद इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, टुगेदर विद इक्विपमेंट्स की कमी वगैरह भी उसके फैक्टर्स है। तो इस सिलसिले में आपका स्टैंड क्या है? देखें, एक आ जाती है प्रोफेशनल ईगो, क्योंकि हम लोग आईपीसी के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे, डॉक्टर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि इसको नहीं पता, बस पॉइंट। इवन के इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल और डूनिंग एंड डॉफिंग का जो प्रोसीजर है एक बड़ा टेक्निकल है कि आपने किस तरह से पीपीई पहननी है, पहनते हुए इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब आपने उसको उतारना है तो पहले क्या चीज़ उतारनी है, किस तरह से उतारनी है, और उसके बाद आपने सैनिटाइज किस तरह से करना है चीज़ों को, और अपने और पीपीई डिस्पोज ऑफ कैसे करनी है, आपने प्रॉपर एक इन्फेक्शन कंट्रोल का एक प्रोसीजर है। हमारे किसी एक हॉस्पिटल में भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की कमेटीज नहीं थी। आप इमेजिन करें कि कोविड आने से पहले आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का नामो निशान ही नहीं था। चंद एक हॉस्पिटल जिन्होंने हेपेटाइटिस कंट्रोल सेंटर्स बनाए हुए थे, वहाँ पे भी सिर्फ इस हद तक था कि येलो ग्रीन और रेड बास्केट्स उन्होंने रखी हुई हैं, इसके अलावा उनका कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस आइडिया इस वजह से है कि 2018 के अंदर हमने पंजाब का जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी वैल्यूएशन की थी, तो चंद एक बड़े हॉस्पिटल हैं जो थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं इसको, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट केपीआई साइड पे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है इन्फेक्शन। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो ये है, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर के लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ को हम दीन से रिलेट करते हैं, हम कहते हैं मौत आई थी इसकी लिखी हुई थी, हम ये नहीं सोचते कि ये प्रिवेंट की जा सकती थी। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल भी इस चीज़ के लिए दी है कि आप उसको यूज़ करो, रिसोर्सेज को यूज़ करें। सेकेंडली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास प्रिवेंटिव साइड को भी क्यूरेटिव साइड वाले ट्रीट कर रहे हैं, और प्रिवेंटिव साइड की जो बात करता है उसको कोई सीरियस लेता नहीं है। लोग लोग गोली टीका मेडिसिन और सिरप से बाहर नहीं निकल रहे, और एक तो कोई भी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव उस टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कम्युनिटी इसको ऑन न करे। कम्युनिटी जब तक प्रॉब्लम को रियलाइज नहीं करेगी तब तक वो नहीं होगा। अमानुल्लाह भाई को याद होगा जब हम युवास में थे 2010 के फ्लड में हम लोग गए थे, एमयू हॉस्पिटल के साथ हम सबकी टीम्स बनी थी और हम लोग गए थे। आप इमेजिन करें मुजफ्फरगढ़ के अंदर मैं रिस्पांस में था, फ्लड रिस्पांस में, लोगों को एनडीएमए के लोग आके कह रहे हैं कि पानी आ, मैं एक साइकी बता रहा हूँ अपने लोगों की कि पानी आ रहा है पीछे से, राजनपुर से डेला निकल रहा है, चूंकि फ्लड तो एकदम आता है। उनकी साइड पे जो समंदर दरिया था वो बिल्कुल फ्लैट, तो वो मानते ही नहीं थे यार ये तो गलत। फिर लास्ट मोमेंट पे जब उनको पानी बहा के ले जाता था उसके बाद उनको ये यकीन आता था कि यार वाकई पानी आ रहा था, और पानी जब तक नहीं पहुंचता तो दरिया का लेवल इंक्रीज नहीं होता, एकदम पानी आता। तो यही चीज ऐसे है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो 2 दिन पहले या हफ्ता पहले कह रहे थे कि ये सब साजिश है, किसी का अपने घर वाला गया है, कोई पॉजिटिव हुआ है, तो अब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हमारी सोसाइटी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स के हम लोग हैं। तो जब कोविड आया भी था, आपको याद होगा, मैं तब से पाकिस्तान में एक केस भी नहीं आया था, तब भी हम लोग कह रहे थे कि पूरी दुनिया इसको ख़त्म कर लेगी और हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश या इस तरह की जो कौम है, हम यहाँ पर इसकी लास्ट बैटल जिस तरह कह रहे हैं पानीपत की लड़ाई असल यहाँ पे लड़ी जाएगी और 2-3 साल लड़ी जाएगी। मुझे तो याद है इसमें ना एक अमान, मैं एक शुरू में जब ये पेंडेमिक आया तो आई यूज्ड टू लाइक अपडेट द स्टेटस और थोड़ा एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो बिकॉज मैं पढ़ा भी रहा था, माय स्टूडेंट्स केप्ट टेलिंग मी कि सर आप हमें डराते हैं, तो सर मैंने कहता है बच्चे ये आना है, पेंडेमिक है पाकिस्तान के अंदर आना है। तो खैर, अच्छा अमान, एक और क्वेश्चन मेरा, फारूक आ गया, डॉक्टर फारूक, इफ ही कैन हियर मी।
I think he's still on a call. अच्छा अमान, मुझे एक और चीज, जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सूडो साइंस में तो उसे बोलता हूँ, बड़ा वियर्ड किस्म का कॉन्सेप्ट है, और शायद हमने हिस्ट्री में एक दो जगह इसको किया है। स्वीडन का वो फाइट बैक हुआ है क्योंकि स्वीडन ने हर्ड इम्यूनिटी ड्रॉप की थी, लेकिन डेनमार्क शायद उससे अच्छा काम कर गया, हालांकि वहां लॉकडाउन का सिस्टम। तो ये हर्ड इम्यूनिटी के बारे में क्या ख्याल है, और इसका थोड़ा सा अगर बता सको कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या बेसिकली? एक्चुअली अगर हम देखें तो शायद आपने एक ना सोशल मीडिया पे एक क्लिप चला था, एक इम्यूनोलॉजिस्ट था, उसने इस ये सारे लॉकडाउन की और इसकी उसने ना तरदीद की थी एक्चुअली ना। स्टार्ट में उसने कहा था कि जब एक यानी कि बच्चा जब एक पैदा होता है तो उसके बाद उसको यूजुअली क्या करवाया जाता है कि उसको खेलने दिया जाता है कि मिट्टी से खेले, ताकि जो पैथोजेंस है वो इंट्रोड्यूस हों। डेफिनेटली इम्यूनिटी का ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब पैथोजन आएगा तो आपका बॉडी जो है ना वो उस पर रिएक्ट करेगा, और उसके सिलसिले में इम्यून सेल बनते हैं जिसको हम मेमोरी सेल कहते हैं, कि फ्यूचर में अगर वो दोबारा से आता है तो इम्यूनिटी जल्दी जो है ना वो रिएक्ट कर जाती है। लेकिन केसेस कुछ इस तरह हैं कि ये जो कंसेप्ट उठा, जाहिर बात है अजम्पशन होती हैं, ये एक न्यू पैथोजन था, इसके बारे में लोग नहीं जानते थे पहले से। इवन के WHO ने स्टांस जो है ना वो चेंज किया है। पहले वो कहते थे कि सिम्टोमेटिक जो है ना इसकी स्प्रेड होती है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सिम्टोमेटिक हमें स्प्रेड जो है ना बहुत कम मिला या ना होने के बराबर है। तो जो जो साइंस इसको लेके चलेगी तो मे बी कल को इस हर्ड इम्यूनिटी का जो फिनोमेना है, जब पूरी वर्ल्ड से ये खत्म हो जाएगा तो इस पे पब्लिकेशन भी आपको मिलेंगी कि जिन जिन कंट्रीज में ये 100% इन्फेक्ट किया उसमें शरह मौत जो है ना वो बहुत कम थी। तो लेकिन मसला जो है हमारी सोसाइटी का कि हर्ड इम्यूनिटी एनिमल साइड पे तो हम उसको बड़े इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हमने एक शीप का फ्लॉक था तो उसको हमने वैक्सीन किया, या कोई ऐसा वायरस था कि जो उतना पैथोजेनिक नहीं था, उसने पूरे फ्लॉक को किया और हमें पता भी नहीं चला। मैं अगर बात दूं तो अगर ब्रूसेला की बात करूं इस हवाले से, तो पाकिस्तान में वो एंडेमिक है, बहुत सारे कंट्रीज में एंडेमिक है, हमें वो अनडायग्नोज रह जाती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम जब अटैक होता है तो सिम्टम अपीयर होते हैं, उसके बाद इवन की अबॉर्शन भी नहीं होती एनिमल में, तो वो स्प्रेड कर रही है। तो इस केस में तो हम शायद कह सकते हूँ कि हर्ड इम्यूनिटी जो है कि एनिमल इम्यून हो गया। लेकिन जब एक न्यू पैथोजन है तो आपने वो खासतौर पर पैथोजन भी ऐसा है जो कि कंटेजियस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, और उसका टारगेट भी ह्यूमन है, एनिमल्स नहीं है। तो हमें ह्यूमंस को जो है ना वो सर्वाइव करवाना है अपनी इंटरवेंशन से। तो अगर हम ब्लाइंडली इसको लेके चलेंगे कि हम हर्ड इम्यूनिटी करवा लें तो डेफिनेटली वो एक टाइम आएगा, आएगी तो जरूर, लेकिन जब वो एक आप कहते हैं ना कि हवा चली है एक साइड से, जब वो पूरे इलाकों को कवर करके जाएगी तो जो वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है फिर फिनोमेना, कि जो सर्वाइव कर गया वो कहेगा कि मैं ये हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, बाकी लोग मर जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इस पे 2 आर्टिकल पब्लिश हुए थे, एक को मैंने भी शेयर किया था और उसके जवाब में अमेरिका से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि ये उसको उसने तो सीधा कहा था कि अगर हम लैंग्वेज यूज करें तो बुलशिट, दिस इज हर्ड इम्यूनिटी इज अ बुलशिट। तो दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव थे, और उस दोनों को देखने के बाद यही आया था कि स्पेशली इन केस ऑफ कोविड-19 या इस तरह के जितने भी पैथोजेनिक वायरस हैं, इबोला वायरस हो, ये वायरस हो, जाइका वायरस हो, तो इन केस में जो स्पेशली ह्यूमन को टारगेट करते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना यू कैन से इम्पॉसिबल थिंग। हम इसको बहुत मुश्किल है कि हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो। हर्ड इम्यूनिटी अचीव होने का मकसद आप सोए रहें, कुछ ना करें, वायरस आया है अपना काम करेगा, वही फैसल वाली बात कि एक पीक आएगी उसके बाद वो जो ना, क्योंकि हर इन्फेक्शन का एक बेल शेप कर्व होता है, वो बेल बनेगी उसके बाद वायरस ने डेफिनेटली, अब उसके जो ना वो हर बंदे में तो वायरस चला गया, अब वो फर्दर स्प्रेड नहीं हो रहा तो पीक नहीं आएगी ना, डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाएगा जब एक शरह मवाद की खास हद तक बढ़ेगी। लेकिन इस केस में हर्ड इम्यूनिटी को अभी डिफाइन करना या कह देना इट्स टू अर्ली, ये टाइम बताएगा। इसके ऊपर मेरे ख्याल में फ्यूचर में आएंगी पब्लिकेशंस। जैसे इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये था जो मुझे थोड़ा ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट इस बारे में कंफ्यूज कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि पोलियो के लिए 80 to 85% पॉपुलेशन आपकी इम्यून हो तो वो बाकी की जो 15% है वो ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाती है। इसी तरह मीजल्स चूंकि ज़्यादा कंटेजियस है, वो ऑन एवरेज अराउंड 12
लोगों को इन्फेक्ट करता है, 1% का पोलियो 4 to 6 को करता है। तो मीजल्स के लिए कहते हैं कि 90 to 95% आपकी इम्यूनिटी हो तो बाकी जो 5% पॉपुलेशन रहती है वो आपकी इनफेक्ट ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाती है हर्ड इम्यूनिटी से। तो क्या इसका किसी जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, क्या उन्होंने इस तरह का कुछ थ्रेशोल्ड निकाला कि यार अगर 50%, 60, 70, 80% पॉपुलेशन हमारी इन्फेक्ट हो जाए, उसके बाद जो रिमेनिंग 20% है वो ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाएगी? कोई इस तरह का थ्रेशोल्ड आया आपकी नजर में, किसी कंट्री ने मेरे क्लेम किया हो? ये क्लेम तो किसी ने नहीं किया सिवाय उस एक अच्छा, आथर के। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना फारूक भाई चाहूंगा। अगर आप वीडियो ऑन कर लें साथ तो काइंडली। यार मैं असल में बैठा हुआ बच्चे से छुप के, अच्छा ठीक ठीक है, वो मैं करूंगा भी वीडियो तो वो ऑडियो ही आनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा करें। इसमें जो है ना इम्यून, ये कहना कि अगर 70 to 80% हर्ड जो है ना वो ये कह लें कि पॉपुलेशन वैक्सीनेट होती है तो बाकी इम्यून हो जाते हैं, ये शायद कुछ वायरसेस के लिए ठीक हो सकता है, लाइक पोलियो के लिए हो सकता है कि पोलियो का वायरस जो है ना वो कहते हैं कि ये एक लाइव वायरस है जो शेड होता है, जो शेड होता है वो फर्दर जैसे एक जो है ना वो पैथोजन ट्रांसफर होता है, इसी तरह वो इम्यूनोजेनिक स्ट्रेन भी आगे ट्रांसफर होती है एक वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल से नॉन वैक्सीनेटेड में, ठीक है। उसका कंसेप्ट एक टोटली डिफरेंट है, वो ये होगा कि अगर आप 70% या 80%, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, कि उतने को आप अगर वैक्सीनेट कर लेते हैं बाकी ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाएंगे। बाकी जो कंसेप्ट कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी का, वो ये नहीं होता कि जो हम अगर 70% को वैक्सीनेट कर लेते हैं या 80% वैक्सीनेट कर लेते हैं बाकी इम्यून होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो इस तरह कह लें कि उसमें आउटब्रेक नहीं होती, क्योंकि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स, आपको इस तरह का एक क्लस्टर नहीं मिलेगा जो सारे का सारा ससेप्टिबल पॉपुलेशन का क्लस्टर हो, जैसा कि अभी कोविड के केस में हो रहा है, क्योंकि किसी में इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो सारा एक ससेप्टिबल क्लस्टर है ना। तो जब इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो फिर आउटब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इक्का दुक्का इंडिविजुअल फिर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कंप्लीटली वहां पे डिजीज नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है इसमें, जैसे क्योंकि देखें अभी इसकी तो कोई वैक्सीन नहीं है ना। वैक्सीनेशन केस में तो आप चलो डिफाइन कर लेंगे उसको हर्ड इम्यूनिटी को, लेकिन इस केस में कैसे डिफाइन करेंगे आप? हाँ जी, इसमें मेरा जो है ना क्वेश्चन असल में हाँ कोविड के केस में हर्ड इम्यूनिटी एक आप देखें कि आपको इस डिजीज का पता ही नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इस वक्त हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में अपनी 5 से 10% पॉपुलेशन वो मरवा देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि ये इसमें तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव ही नहीं हो रही, इसकी जो इम्यूनिटी है वो बड़ी शॉर्ट टर्म है। या ये भी हो सकता है, मतलब कि पिछली कुछ जो है ना पैंडेमिक्स में ऐसा भी हुआ है कि इम्यून मीडिएटेड वायरस एंट्री होती है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई चीज हो तो आप ये अभी जो है ना वो ऐसी चीज के पीछे जाना कि जिसकी कोई आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, वो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है। बाकी जो इस फील्ड में जो ज्यादा अटैच्ड हैं वो बेहतर अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा बिल्कुल फारूक, ठीक है। फारूक एक और बात इसके पर्सपेक्टिव से कि म्यूटेशंस का कितना अफेक्ट होता है अगर हाइपोथेटिकली हम ये समझें कि हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव करेंगे हाइपोथेटिकली, तो इसमें म्यूटेशंस का कितना रोल हो सकता है? म्यूटेशन का अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस तरह की जो मेरी नजर से गुजरी हैं वो कहते हैं कि म्यूटेशन एक जो है ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, वायरस में म्यूटेशंस होती रहती हैं। ये जो आरएनए वायरसेस में जरा ज्यादा क्विकली हो रही होती हैं क्योंकि उनमें प्रूफ रीडिंग का फिनोमेना नहीं होता, डीएनए वायरसेस में जरा स्लोली हो रही होती हैं। असल में ये चीज तब आएगी कि अगर उस म्यूटेशन से उसकी एंटीजन चेंज हो रही है, तब वो म्यूटेशन जो है ना वो हमारे लिए हो सकता है कि जो पहले ऑलरेडी जो एक्सपोजर हो के जो एंटीबॉडीज बनी है वो उसके केस में फिर इफेक्टिव नहीं रहेंगी, अगर तो एंटीजन की शेप चेंज हो रही है। अगर एंटीजन चेंज नहीं हो रहा तो फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, म्यूटेशन होती रहती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो म्यूटेशन एंटीजन को भी चेंज करे। यानी अगर एंटीजन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि री इन्फेक्शन से बंदा प्रिवेंटेड की का बचाव रहेगा। अगर एंटीजन चेंज हो रहा है इसका मतलब है जो जी बंदे को पहले हुआ वो साल बाद उसको दोबारा इन्फेक्शन भी हो सकता है। हाँ जी, ये साल बाद अभी क्योंकि इसका साल गुजरा भी नहीं है तो ये कहना कि कितनी देर इम्यूनिटी होती है, अभी इस पे जो है ना वो काफी लोगों का इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली इम्यूनोलॉजिस्ट का, कि ये इम्यूनिटी क्या ये कितने, आपने कुछ वायरसेस में पढ़ा होगा कि एक दफा वो अगर किसी में वो डिजीज आ जाए तो
जिंदगी में दोबारा हाँ, नहीं फिर आती। कुछ में ऐसे भी होता है कि एक दफा अटैक हुआ, दोबारा अटैक सीवियर हो सकता है, ठीक है। कुछ में जो है ना वो इस तरह का होता है कि 2-3 माह 4 माह आप इम्यून रहते हैं, बाद में इम्यूनिटी जो है ना वो डाउन हो जाती है। हाँ तो बिल्कुल, अभी ऐसे ही इसके अगर बारे में आप, जैसे आप देखें, अगर हम रिंडर पेस्ट की बात करें, तो ये जिसको हम बड़े वायरस या पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, काउ पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, तो वो डीएनए वायरसेस है एक्चुअली, बड़े वायरसेस हैं, बैक्टीरिया के बाद आते हैं वो। तो उनमें जो म्यूटेशन के रेट हैं वो कम है, एक ये है। दूसरा फिनोमेना कि उनमें जो एंटीजेनिक वेरिएबिलिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्होंने रिंडर पेस्ट पे जो ना काबू पाया है। और इस तरह आप अगर देखें, स्मॉल पॉक्स है या काउ पॉक्स है, तो एक तो पहली बात है कि वो उतने ज्यादा हाईली पैथोजेनिक नहीं, अनलेस कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन उनको ना हो। लेकिन कोविड के केस में ऐसे है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस, इन्फेक्शन डिजीज से हट के वो हर जगह पाई जाती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो डायबिटीज है, वेट गेन हो रहा है, हार्ट अटैक भी लोगों को है, तो इस तरह की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है। तो आप देखें ये किस ऑर्गन को अटैक कर रहा है, ये कर रहा है आपके पल्मोनरी सिस्टम को। और जो पल्मोनरी सिस्टम है दैट इज अ वाइटल ऑर्गन, और ये लिंक करता है डायरेक्ट आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ, और इवन के आपके नर्वस सिस्टम के साथ। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो आपको स्कीमिया होगा, और स्कीमिया में सबसे पहले जो ऑर्गन डैमेज होगा वो आपका ब्रेन हो सकता है। और उसकी जो इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होती है, जिसको हम डिजनरेटिव नेक्रोसिस कहते हैं, तो इसमें यानी कि मल्टीपल, आप कह लें कि ये कम्प्लेक्स बन जाता है, इसको हम सिंड्रोम कह सकते हैं कोविड-19 को। अच्छा कुछ इशू कुछ हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी आया जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आई हैं पेशेंट में, इसने रीनल इश्यूज भी कॉज किए हैं लोगों में। तो ये बिल्कुल। मतलब मल्टीपल वाइटल ऑर्गन्स को ये इफेक्ट कर रहा है। अच्छा फैसल, ये अभी तुमने रीनल वाली बात की, मैं बात पे आ नहीं रहा था लेकिन खैर मुझे याद आ गया कि अगर अंडरलाइन कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करती है, रीनल कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करती है, या सीवीडी या डायबिटिक या कुछ भी है, उस सिलसिले में ये बताना कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था, प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ क्या था, ये कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अंडरलाइन कंडीशन है आपका इम्यून सिस्टम पहले से कॉम्प्रोमाइज किया हुआ। देखें, जो भी इन्फेक्शन होता है ना, जो कोविड के बारे में लोग जो गाइडलाइंस हैं या जो मटेरियल आया है, अंडरलाइन कंडीशंस लोगों की एग्जिस्ट कर रही हैं। किसी को डायबिटीज पिछले 20 साल की थी, सीवीडी किसी की पिछले 10 साल की थी, ये उस चीज़ को डिजेनरेटिव प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देता है कि लोग, अगर एक बंदा उस कोविड लेट्स अज्यूम के डायबिटीज उसका 1% पर ईयर उसका डिजेनरेशन कर रही थी या उसको इफेक्ट कर रही थी, तो वो उसको स्पीड अप करके 10, 20, 30 मतलब एक्सीलरेट हो जाती है चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इन्फेक्शियस डिजीज की एपिडेमियोलॉजी में हमेशा कहा जाता है कि जब भी आपके पास लेबॉर्ट्री कंफर्म पेशेंट होगा और उसमें उसकी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे, उसके बाद जब वो उसकी किसी भी सेकेंडरी वजह से मरी, आप उसको उसके काउंट में ज़रूर शामिल करेंगे। पोलियो के भी जो यहाँ पे केसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैरालिसिस आए, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लंगड़ा के चलेगा। अगर लेबॉर्ट्री कंफर्म केस है और उसमें बिल्कुल कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है, स्टिल इट विल बी काउंटेड एज अ पोलियो केस। अब एक्चुअली इन्फेक्शियस डिजीज में थोड़ी सी एक्चुअली जी पोलियो जी पोलियो तो वो वाकई जो उसमें कहा जाता है 90% तक जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है ओनली डिजीज। आई थिंक एग्जैक्टली 90 भी आई थिंक कम है, 4% केसेस सिर्फ ऐसे हैं जो सिम्टम्स शो करते हैं, जो बाकी पैरालिसिस की हाँ तरफ जी, जाते हैं, और बिल्कुल उसमें भी पैरालिसिस 1 to की 2 तरफ जाते परसेंट होते हैं जिनमें पैरालिसिस होता है। एब्सोल्युटली। हैं। अच्छा बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल थोड़ा 96% ऐसे हैं जो जिनमें सिम्टम्स नहीं आते। हाँ अच्छा, अच्छा इसमें एक और मैं एस्पेक्ट ऐड करना चाहूंगा कि शायद फैसल की नज़र से वो टॉपिक ना गुजरे हों। हम जो मेडिकल साइंस है या मेडिकल डॉक्टर कह लें या वेटरनरी डॉक्टर, हम लोग सर्जरी में खास तौर पे एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एसिडोसिस, और जो ना वो अल्कोलोसिस। तो ये देखें, बिल्कुल ये एक फिनोमेना है जो कि स्पेशली जो ब्लड के साथ रिलेटेड होता है, और 3 ऑर्गन हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। दैट इज, वन इज द पल्मोनरी, सेकंड इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका जो है ब्लड सिस्टम, और थर्ड आपका रीनल सिस्टम है। तो जिसमें रीनल के चांसेस हैं, देखिए अगर एक ऑर्गन इफेक्ट होता है तो दूसरा उसको क्या करता है, वो अकम्पनी करता है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है इफेक्ट को। तो आप पुल्मोनरी सिस्टम में देखें, जब ऑक्सीजन आपकी कम हो जाती है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ती है, जिससे H2CO3 के चांसेस जो ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, मीन कि आपको कार्बोनेट के आयन बढ़ जाते हैं,
और इसको हम कहते हैं एसिडोसिस। जब बॉडी में एसिडोसिस बढ़ती है तो आपके ब्लड की पीएच जो है ना वो चेंज होती है। जब ये सारा फिनोमेना चलता है तो रीनल की कोशिश होती है कि एच पॉजिटिव आयन को जितना निकाल सकता है वो निकाले। तो जब रीनल सिस्टम में एसिडोसिस के चांसेस बढ़ेंगे तो अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को अंडरलाइंग पहले से कोई प्रॉब्लम है रीनल सिस्टम की तो और ज्यादा सीवियर होगा, उसमें रीनल फेलियर के चांसेस भी जो ना इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये भी एक फिनोमेना है अगर इसकी हम पैथोजेनेसिस को देखें, क्योंकि ये उस ऑर्गन को टारगेट करता है जो स्पेशली बॉडी में ऑक्सीजन की प्रोविजन का बायस बनता है। और इस वजह से ये एक फेनोमेना भी हो सकता है, और हो सकता है इसको किसी कोई स्टडी करे तो इसको और ज्यादा एलैबोरेट कर सके। अच्छा, क्योंकि आई हैव लाइक लास्ट 5 मिनट्स, तो मैं क्विकली जरा आप लोगों से जानना चाहूंगा पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस कोविड-19 के कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से। तो एक माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है उसका, पब्लिक हेल्थ का एस्पेक्ट भी है। तो अगर थोड़ी सी इंटरवेंशन पे हम डिस्कस कर लें 4-5 मिनट के अंदर। फैसल, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन जो पाकिस्तान ने ली हैं, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, आपका टेक इस पे क्या है? देखें इस स्टेज पे जब एक वाइड स्प्रेड डिजीज हो गया है, अभी अगर हम मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो हम लोगों की इंटरनली WHO के फोरम से डिस्कशंस भी होती हैं, इस टाइम पे जो लॉकडाउन अगर ये इम्पोज करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड पॉपुलेशंस हैं। आप लोगों को एक जगह पे बंद कर देंगे, जो थोड़े बहुत आपके नेगेटिव या जो अनएक्सपोज लोग रह जाएंगे, आप उसको भी मेक श्योर करेंगे कि आपका वायरस हर घर में हर कोने तक पहुंच जाए। और पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इसकी सिर्फ सिंपल सी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरा 10 तारीख को मैंने और मेरे पूरे स्टाफ ने, ऑफिस स्टाफ ने, हम लोगों ने अपने सैंपल्स लिए। मेरा ऑफिस असिस्टेंट भी पॉजिटिव आया, मेरा ड्राइवर भी पॉजिटिव आया, मेरा कुक भी पॉजिटिव आया, सिर्फ मेरा टेस्ट जो था नेगेटिव आया। वजह ये थी कि सिर्फ मैं शुरू से 2-3 जो एक्चुअल इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है मैं उसको लेके चल रहा था। एक तो ये कि मैंने जब भी एक दफ़ा हाथ धोया, मैंने कभी दोबारा अपने जो एंट्री पॉइंट्स हैं नोज, ईयर और माउथ को मैंने टच नहीं किया। हमेशा मास्क पहना और लोगों से कोशिश की है कि 1 मीटर का डिस्टेंस रखें। हॉस्पिटल्स में भी मैं जाता हूँ, केस इन्वेस्टिगेट भी करती हैं पॉजिटिव केसेस, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ 2 काम किए, अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन को इंश्योर किया है और लोगों से थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग की है। ऑफिस में भी मैं जा रहा हूँ और इस वजह से मैं बच गया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन हमारी तब कारगर आएगी जब लोगों को एक रियलाइजेशन होगी कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, हमारी सोसाइटी में वो नहीं है। जब तक ये नहीं आएगी, लोग अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, अब डिस्टेंसिंग को वो इंश्योर नहीं करेंगे। इस वजह से पाकिस्तान में इस टाइम स्प्रेड ग्लोबली, अगर मैं आपकी कॉल से पहले मैं एक ग्राफ बना रहा था, तो अगर आप वीकली कंपैरिजन करें डेथ इसका अपने रीजन में, तो पाकिस्तान इस टाइम सबसे ऊपर है। आप इंडिया से भी अगर पर मिलियन पॉपुलेशन भी आप निकालें तो आप इंडिया से भी बहुत ऊपर जा रहे हैं। केसेस को छोड़ दें, अगर आप कंपैरिजन पर मिलियन पॉपुलेशन पे करेंगे, वजह ये है कि हमारी एक बड़ी थोड़ी सी अजीब किस्म की कौम है। हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं करते इंटरवेंशन पे, प्रिवेंशन पे हम यकीन नहीं रखते। तो मैं तो काफ़ी थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है मेरा इस टाइम पे, क्योंकि लोगों को मैं देख रहा हूँ, लोगों को रियलाइजेशन नहीं है। जो थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारा आएगा वो ईद बरीद में हम कसर निकाल लेंगे, मुझे लगता है। ट्रू एक्चुअली मेरा भी इस बारे में पर्सपेक्टिव यही है कि लॉकडाउन शायद हमारे डिजीज की मैग्नीट्यूड को शायद ज्यादा इंक्रीज कर सके। अच्छा, फारूक भाई, आपका क्या कुछ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के पर्सपेक्टिव से? आई थिंक फारूक। मेरे ख्याल में तो जो हो रही है वो ठीक है, जस्ट जो चीज नहीं हो रही वो मेरे ख्याल में कि हम अपनी आवाम को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये जो हम मेजर्स लेंगे, जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताई जा रही हैं, उसको हमने कन्विंस नहीं किया। हमने जो है ना वो उन तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाई है, लेकिन उनको कन्विंस नहीं कर सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो लोग कन्विंस्ड हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी सारी जो है ना मेजर्स ले रहे हैं। वो उससे आगे जाके भी अगली चीज भी सोचते हैं कि वो कि मेरे बेटे को ना हो जाए, मेरे वालिदैन को ना हो जाए, उनको ये परेशानी रहती है। तो जो इशू जो है ना वो नहीं ले रहे, वो कन्विंस नहीं है। अगर देख रहे हैं, सॉरी फारूक, वी कांट हियर यू। आदमी रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें जो है ना जो जहाँ पे जो है ना हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं किया, सोशल मीडिया ने जो इतनी गलत इंफॉर्मेशन जो फैलाई है, जिसकी वजह से लोगों को डबल माइंड किया गया है कि ये इशू है या नहीं है। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था
कि कोरोना जो है ना वो इसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। भाई अगर ये लैब में डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है या एक जैसे आया है, ये इन बहस में नहीं पढ़ना चाहिए था हमें जो है ना वो देखना चाहिए था ये एक रियलिटी है, वो आई जिस भी सोर्स से है। और हर बंदे को, जब तक हर बंदा मेजर्स नहीं लेता, तो वो कहते हैं ना कि नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि अगर एक बंदा भी जो है ना वो मेजर्स ले रहा है घर में, जो बाकी यानी घर में अगर 10 जी रह रहे हैं उनमें से 9 बंदे मेजर्स ले रहे हैं, एक नहीं ले रहा, तो अगर जो एपिडेमियोलॉजिकल डाटा तो यही कहता है कि सबसे ज्यादा लोग बाई नंबर्स घरों में मुतासर हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि एक बंदा बाहर से कैरी करके आता है, घर में भी सारे बंदों का पॉजिटिव आता है। सही। अच्छा अमान, अगर आई हैव जस्ट लाइक 30 सेकंड में शायद हमारी वीडियो एंड हो जाए, 30 सेकंड्स के अंदर अगर अमान कुछ हाँ, इसमें मैं जो ऐड करूंगा वो 3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने जो काम नहीं किया वो था कि बलूचिस्तान में इसको रेगुलेट किया जा सकता था कि ईरान से जो पेशेंट आए हैं या जो लोग वहां से ज़ायरीन आए हैं, तो बेहतर ये था कि बलूचिस्तान जो ना वो लेस पॉपुलेटेड एरिया है और कोयटा से वो बहुत दूर बॉर्डर है तफ्तान, वहां पे एक बस्ती बसाई जा सकती थी। जिन लोगों को इशू था उनको स्क्रीन करते, 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन करते, जो नेगेटिव आते उसको आप कहते आप घरों में चले जाएं। सबसे पहला इन्होंने मिस्टेक किया, वहां पे लोगों को एंटर होने दिया बिग सिटीज के अंदर। बिग सिटीज आपको पता है कंजस्टेड है और हमारी पॉपुलेशन माशाल्लाह सुनती है मैस मीडिया को, और उसमें रिसेंटली आपने कामरान खान का एक प्रोग्राम भी सुना है। मैं तो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, वो एक इलॉजिकल जो है ना उसने स्प्रेड किया और हर बंदे ने उसको सुना है। और ऐसे लोगों को तो वैसे बिहाइंड द बार होना चाहिए जो गलत इंफॉर्मेशन जो है ना लोगों को पहुंचाते हैं। दूसरा काम हमारे मुल्ला ने किया है, जिन्होंने ये कहा है कि ये तो आपको मारते हैं, ये इंजेक्शन लगाते हैं। और तीसरा काम पॉलिटिशियन ने किया है। आपने फैसल रजा आबदी को सुना होगा, शुरू शुरू के दिनों में उसने क्या बकवास की थी, एक बंदे को पता नहीं है। जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जो नॉन प्रोफेशनल, उनको आप बिठा के मैस मीडिया के ऊपर जो ना उनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हर बंदे का इसमें जो ना रोल है, और इसमें मैस मीडिया का सबसे ज्यादा रोल है। ये प्रोग्राम हर चैनल करता रहा अपने अपने, उसमें तो कोई इशू नहीं आया। लोगों को लॉकडाउन था, मस्जिदें बंद थी, लेकिन अब इस पे और यानी कि हम कहते हैं कुड़ना, आपस में अंदर अंदर बैठ के कुड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू अमान। और वो जैसे फैसल ने पहले बात की थी ना कि उसका नेगेटिव आया था और बाकी को उसका पॉजिटिव आया, अभी सर्विलेंस की भी बल्कि फैसल बात कर रहा था। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक सर्विलेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। निश्तर में हमारे पास इसका प्रोजेक्ट आया हुआ है सर्विलेंस सिस्टम का, जिसमें हम 4 एपिडेमियोलॉजिस्ट, 2 IT के स्पेशलिस्ट हैं, 2-3 डॉक्टर। जैसे मैं कह रहा था कि बाकी किसी का पॉजिटिव नहीं आया, तो मैं भी तकरीबन रोज जाता हूँ निश्तर में, रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन। तो मैंने देखा कि अगर आप मास्क पहन लो तो वैसे ही इसकी ट्रांसमिशन कम होती है। इनफैक्ट ऑस्ट्रिया की एक रिसर्च है जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, इट सेड कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आपकी ट्रांसमिशन 70% शायद कम हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें हाँ अमान, इसका आपकी शायद नजर से बल्कि फरूक को पता होगा, क्योंकि हम इस पे काम भी करने लगे थे। आई थिंक नेचर में पेपर पब्लिश हुआ था कोई 1.5 महीना पहले, जिसमें उन्होंने मास्क, जिसके बाद फिर पूरी दुनिया ने कहा कि आप ये स्मार्ट लॉकडाउन तो कर लें, लेकिन मास्क हम, जर्मनी ने फिर फॉलो किया, उसने कहा आप मार्केट्स ओपन कर देते हैं, लेकिन इसमें फिर ये करते हैं कि जो शॉपिंग मॉल है सारा, या आप ग्रोसरी करते हैं तो आपने मास्क लाजमी पहनना है। तो वो उसी पब्लिकेशन के बाद किया था, क्योंकि वो बड़ा सिग्निफिकेंट डाटा था जिसने रिड्यूस किया था इन्फेक्शन स्प्रेड को, कि जहाँ पे आपने मास्क को जो ना वो असेंशियल किया है लोगों के ऊपर कि लोग पहने इसको। तो बाकी इसकी जो ना वो, ये जिस तरह फैसल बता रहा था कि आपने 2 चीजों को बचाना है, एक आप हैंड हाइजीन कर लें और एक आप जो ना वो अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको सेव कर लें, तो काफी बेहतरी आ सकती है। अच्छा मेरा इसमें एक और स्टैंस है कि अगर हम इसे फाइनेबल ऑफेंस बना भी दें, हम अपने इसको मास्क पहनने को, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि पॉपुलेशन में पॉवर्टी बहुत है, क्या आप इसको कंट्रोल प्राइस में मार्केट में भिजवा सकेंगे एक अच्छी मास्क को? क्योंकि नॉर्मली मास्क की क्वालिटी शायद लोकली मेड है भी नहीं और हमें कंट्रोल प्राइस पे मिल भी नहीं रहा। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ना, अगर मैं इसमें मेरे ख्याल में मास्क से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो मतलब जो अभी तक डाटा आया है वो यही कह रहा है कि मास्क से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग,
कि अगर आप 6 फीट का डिस्टेंस रखते हैं आपको मास्क की इवन जरूरत भी नहीं है। अगर WHO की गाइडलाइन वो अभी तक यही है कि जहाँ पे आप ये डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं आपको मास्क की इवन जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इशू वहां पे आता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के कल्चर को देखो ना, ये सोशल डिटरमिनेंट्स बिल्कुल बिल्कुल कल्चर को देखो, इसमें ना पॉसिबल है। हाँ जी, ये जहाँ पे क्राउडेड स्पेसेस हैं, जहाँ पे आप सोशल जो डिस्टेंसेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, वहां पे कहते हैं कि आप मास्क पहने। मास्क में भी जो है ना वो आप क्वालिटी तो खैर जो अभी अगर आप देखेंगे इवन CDC की जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप बाहर निकलें तो आप कोई भी कपड़ा मुंह पे बांध के निकलें, क्योंकि हम जो असल में है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है ना, तो हर बंदा अगर इन्फेक्टेड भी पहन के निकलेगा और दूसरा जो नॉन इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड का मास्क पहनना इनफैक्ट ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू नॉन इन्फेक्टेड। अगर जो है ना, क्योंकि उसमें अगर आप मास्क पहन लेगा, वो बंदा पहन लेगा तो शेडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा फैसल, दूसरा अगर अगर आप मास्क पहना हुआ है ना आपने, अगर आप किसी जो है ना वो इन्फेक्टेड की रेंज में आते हैं तो मास्क बहुत कम जो है ना वो चेंज करेगा जो आम मास्क होते हैं, क्योंकि ये जो दूसरे तो नहीं है, रेस्पिरेटर तो नहीं है। जी अच्छा, मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ फैसल, मैं इसमें फैसल को लाना चाहता हूँ इस डिस्कशन में कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने मास्क को इतना एडवोकेट किया और हम पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली लोग सुनते नहीं है। अभी वो टिकटॉकर्स एक लेके आई थी, एक्चुअली आई थिंक दैट टिकटॉकर्स आइडिया वाज अ गुड वन, मेरा ख्याल है दैट्स अ गुड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। लेकिन इसके अलावा क्या इंटरवेंशन हो सकती है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की? देखें, एक जो फारूक भाई ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पर मास्क की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखें पाकिस्तान में, अपने अपने आप बाज़ारों को देखें, अपने हॉस्पिटल्स को देखिए, अपने वर्क प्लेसेस को आप देखें, लोगों में पहली बात वही असल चीज़ वहीं पे कनेक्ट होती है कि लोगों की जब तक रियलाइजेशन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब एक्सेप्ट करेंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। अगर 2% ऑफ पॉपुलेशन में रियलाइजेशन है कि ये मसला है तो आपकी 8% पॉपुलेशन में ये रियलाइजेशन ही नहीं है। और अब हमारा कम्युनिटी स्प्रेड है, स्पोरेडिक केसेस नहीं है, क्लस्टर केसेस नहीं है, कम्युनिटी स्प्रेड है। तो मेरे ख्याल में जो 2% पॉपुलेशन जो अपने आप को बचाना चाहती है वो ज़रूर सोचेगी कि मैं मास्क पहन के निकलूँ। अब मास्क की टाइप ये है कि जो आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, देखें अभी पहले CDC ने रिकमेंड किया था जिस तरह फारूक भाई ने बताया, अभी रिसेंटली WHO ने भी अपनी गाइडलाइंस मास्क के ऊपर अपडेट की हाँ हैं। जी बिल्कुल वो अपडेट कर गाइडलाइंस दी। ये है कि आप अपना कपड़े का मास्क ये घर में बनाया जा सकता है, कपड़े का मास्क आप उसको लेके चलें। बेसिकली उसमें ये होना चाहिए कि अगर आइडियली भी बनाना चाहे, पहली पहली लेयर जो होती है वो जैसे इन्फेक्टेड पर्सन के लिए होती है कि वो परमिएबल नहीं होती, जिससे वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सेकंड लेयर वो वो दानों वाली फिल्टर टाइप हो, और थर्ड लेयर फिर वही हो, नॉन परमिएबल मटेरियल हो कि एक अगर आपको बाहर से कोई इन्फेक्ट कर रहा है तो वो ट्रांसफर ना हो, और अगर आप इन्फेक्शन से तो आप भी अपना इन्फेक्शन स्प्रेड ना करें। तो अभी जो बेसिक जनरल पॉपुलेशन के लिए जो गाइडलाइन चल रही है वो कपड़े का मास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क। अगर एक बंदा कपड़े का मास्क घर में बना ले या खरीद ले, 10 100 125 रुपए का वो खरीद ले, मेरे ख्याल है ये अफोर्डेबिलिटी सब की है, तो वो घर जाके इसको धो सकता है, 2 दिन बाद धो सकता है, वो एक ही मास्क को रीयूज कर सकता है, कपड़े के मास्क को। हाँ, पहले जो ये कह रहे थे कि सर्जिकल मास्क आप यूज़ करें वो ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी से बाहर था। लेकिन अब आप अगर अपने सराउंडिंग्स में देखें, लोगों ने रेस्पिरेटर्स लगाए हुए हैं, ये ज़िया है। अकेला अकेला बंदा गाड़ी चला रहा होता है, उसने मुंह पे मास्क लगाया होता है, क्यों लगाया होता है? गाड़ी के अंदर आप अपनी अगर एक घर में मियाँ बीवी रह रहे हैं और वो मास्क नहीं लगा रहे, तो गाड़ी में शीशे चुरा के आप जा रहे हो तो मास्क की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो थोड़े से जो इरेशनल यूज ऑफ हम लोगों का पीपीज जा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाते होंगे, उस हॉस्पिटल में आप देखें आपके गार्ड्स ने भी मास्क लगाए होते हैं, वो भी रेस्पिरेटर्स लगाए होते हैं। आपके डॉक्टर को ICU में मास्क नहीं मिल रहा, लेकिन गार्ड क्योंकि वो करीबी होगा MS का, उसने रेस्पिरेटर्स लगाए होते हैं। तो जो इरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ पीपीज है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मास्क, अब अगर एक चीज हम कहें, मास्क इस पॉपुलेशन में हमारे सिनेरियो में मेरे ख्याल में मास्क मस्ट है। बिल्कुल और गवर्नमेंट ने हाँ जी बिल्कुल इसको फाइन इसको फाइन करते हैं। अगर इस्लामाबाद की हद तक हम बात करें, अगर आप मास्क के बगैर किसी पब्लिक प्लेस पे आपको पाया जाए तो 2000 रुपीज को स्ट्रेट अवे फाइन करते हैं। अच्छा अमान, अमान मैं थोड़ा सा तुम्हारा जर्नी का पर्सपेक्टिव भी लेना चाह रहा हूँ कि वहाँ क्या सिचुएशन आजकल चल रही है, वहाँ प्रिवेंशन की क्या
मैं बिल्कुल वही आपको बताने लगा था कि ना मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की मार्च के गालबन सेकंड वीक में। वो थी काफी अच्छी कॉन्फ्रेंस थी और वो थी भी इन्फेक्शन बायोलॉजी के रिलेटेड ही। तो वो उसका जो पहला डे था, उसी दिन वहां पे एक बंदे ने अनाउंस किया कि एक जर्मन बंदे की डेथ हुई है, लेकिन वो जर्मनी में नहीं हुई, वो इजिप्ट गया हुआ था टूरिस्ट के तौर पे। तो वहां जाके वो मरा है और उसको ना कोविड-19 था। तो वहां पे इन्होंने ऑनलाइन लिया आरकेआई के प्रेसिडेंट को, और जो उनका एक टेकमैन बंदा था जो डब्ल्यूएचओ टीम का फर्स्ट टीम का जो मेंबर था, जो चाइना गई थी इसको विजिट करने, उसको उन्होंने ऑनलाइन लिया कॉन्फ्रेंस के अंदर ही, और पूरी ऑडियंस में उन्होंने कहा कि उसने उसी दिन कह दिया इनको कि आप जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरा आपसे मशवरा है कि आपने आज का दिन तो लगा लिया, लेकिन कल इसको आप जो ना वो शिफ्ट कर दें। तो नेक्स्ट डे बहुत कम ऑडियंस थी, लोगों ने जितने स्पीकर थे उनको ऑनलाइन लिया, जूम का चैनल यूज किया या कोई भी चैनल था। तो इन्होंने पहले दिन से ही, जिस दिन इनको पता चला और इटली में बहुत ज्यादा डेथ रेट इंक्रीज हुआ, तो इन्होंने पहले दिन से ये काम किया कि इन्होंने जो एक लॉकडाउन का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया। और उस लॉकडाउन में ये था कि इन्होंने पहले जर्मनी के बॉर्डर सील किए दूसरे कंट्रीज के साथ, स्पेशली इटली के साथ। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जिस स्टेट के अंदर इनका आउटब्रेक ज्यादा थी, बायन स्टेट है, फरूक जानता है, म्यूनिख वाली साइड पे और हाइडलबर्ग वाली साइड पे। हाइडलबर्ग का नाम तो आपको सबको पता होगा अलामा इकबाल के हवाले से। तो ये दो स्टेट थी जिनमें इनके केसेस बहुत ज्यादा थे, इन्होंने दोनों स्टेट को सील कर दिया। बाकी स्टेट्स में अभी इतना ज्यादा मसला नहीं था, इवन के केसेस भी नहीं थे। दोनों से इन्होंने बॉर्डर सील किए, कोई बंदा ना जा सकता था ना आ सकता था, जो जहां पे रह गए वो रह गए। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट वीक जो पॉलिसी बनाई वो ये पॉलिसी थी कि इन्होंने जितने बड़े शॉपिंग मॉल थे तो उन सबको क्लोज कर दिया। इवन के यूनिवर्सिटीज को क्लोज कर दिया इन्होंने कि स्टूडेंट घरों में रहें। हमारे जो होम ऑफिस हमारा हो गया, हमारी लैब्स लैब्स तो चल रही थी क्योंकि वो डायग्नोसिस से रिलेटेड है, वो चल रही थी, लेकिन जो उसमें साइंटिस्ट काम करते थे उन्होंने कहा कि आप होम ऑफिस करें। उसके बाद जो नेक्स्ट इनकी फेज आई वो ये आई कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। सिर्फ इक्का दुक्का ट्रांसपोर्ट थी, अगर वो 5 मिनट वक्फे से चल रही थी तो वो एक एक घंटे के डिस्टेंस से चलनी शुरू हो गई कि लोग चाहते हुए भी जो ना वो बाहर निकल गए क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल। उसके बाद इन्होंने जो थर्ड काम किया वो सबसे इम्पोर्टेंट था, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपने बाहर जाना है तो आप 2 बंदों से ज्यादा इकट्ठे नहीं जा सकते, और इस पे कुछ छोटा फाइन नहीं था, ये 200 यूरो से लेके ये 3000 यूरो या लगभग इतना फाइन बनता है, और वो आप देखें तो 3-4 लाख पाकिस्तानी वो बन जाता है अगर उसको कैलकुलेट करें तो। और ये फिर इसके बाद इन्होंने जितने इनके थे शादी हॉल्स और इस तरह के रेस्टोरेंट्स सब क्लोज कर दिए, सिर्फ ग्रोसरी थी। तो ग्रोसरी भी ये थी कि इन्होंने वो वहां पे लगा दिया बहुत क्विकली, इन्होंने जो ना वो कहते हैं आप कि इन्होंने रेक्ट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग जो फरूक बात कर रहा था उसको इन्होंने इंश्योर करवाया हर हवाले से। ये 1 बाय 1 एक बंदा जाने देते थे, गार्ड इनके खड़े थे बाहर, पहले उस बंदे को रोक लेते थे, जब अगले साथ डिस्टेंस क्रिएट हो जाता था तो फिर अगले बंदे को वहां पे जाने देते थे, और इन्होंने वाकई फाइन को जो है इंश्योर करवाया। अब सूरत हाल ये है यहाँ पे कि यूरोप के अंदर जर्मनी एक इनके आप कह सकते हैं कि वाहिद मुल्क है जिसमें डेथ रेट, हालांकि इन्फेक्शन रेट तो ज्यादा है लेकिन डेथ रेट इन्होंने बहुत कम किया है। और वो इसी वजह से, हालांकि यहाँ भी जो ना एल्डर, इटली में ये कंसेप्ट उठा था कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें ये ज्यादा जो डेथ रेट हुई है, डेफिनेटली क्योंकि अंडरलाइंग डिजीजेस होती हैं या इम्यून सिस्टम वीक होता है बंदे का। लेकिन यहाँ पे भी बूढ़े लोग ज्यादा हैं, लेकिन इनका जो इन्होंने बचाया है वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को सेव किया है। अब हम लोग जाते हैं ग्रोसरीज करने तो हमने मास्क लगाया होता है क्योंकि उसके बगैर हम स्टोर में एंटर नहीं हो सकते। हम इनकी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में बगैर मास्क के हम एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो बहुत बहुत बेहतर है कि आप बाहर 5-10 लोग 20 लोग जो ना इकट्ठे बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो फैसल ने की कि पाकिस्तान में एक ड्राइवर अकेला भी जा रहा है तो वो मास्क लगा लेता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लॉ किया हुआ था कि जो एक फैमिली है जो एक अपार्टमेंट पे रहती है उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपस में सर्कुलेट कर रहे हैं, अगर उनको वायरस है भी तो अगर गाड़ी के अंदर ट्रैवल भी कर रहे हैं अपनी प्राइवेट में तो वो बेशक मास्क ना लगाएं, नो प्रॉब्लम।
और जो ड्राइवर है उसको तो वैसे भी मास्क नहीं लगाने देते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता फाइन होता है, वो चालान होता है, तो वो ई चालान होता है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करना है आपने अगर सिग्नल तोड़ा है तो ड्राइवर तो वैसे नहीं लगा सकता था। तो बात वही आ जाती है कि ये 2 पैरामीटर थे, एक मास्क वाला और एक सोशल डिस्टेंसिंग वाला, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर जर्मनी में ने सबसे अच्छा कंट्रोल किया है इन 2 चीज़ों की वजह से। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट मेरा अपना ख़्याल है कि जब भी आप कल्चर के अंदर किसी भी डिज़ीज़ को काउंटर कर रहे हैं, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंगली आपको उसके सोशल डिटरमिनेंट्स को एड्रेस करना पड़ता है। पाकिस्तान के शायद सोशल डिटरमिनेंट्स कोविड-19 से रिलेटेड बहुत डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू इवन टू इंडिया और टू बांग्लादेश। उसकी निस्बत भी हमारे कुछ रिलीजियस बिलीव्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद इसमें आ जाती हैं। और एक और बड़ी मैं इसमें ऐड कर दूं कि आप रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट के उन्होंने अपना बनाया एक फोकल पॉइंट कि जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसकी ऑथेंटिक होगी। पहले साइंटिस्ट वहां इकट्ठे होंगे, मीटिंग होगी और एक फोकल पर्सन जो है ना वो स्प्रेड करेगा कि क्या इंटरवेंशन हो रही है, क्या पॉलिसी बन रही है। यहाँ पे किसी मीडिया ने, किसी बंदे ने उनकी पॉलिसीज को चैलेंज नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। जो और उसने पॉलिसीज बनाई है आरकेआई ने आफ्टर डब्ल्यूएचओ, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है। हमारा जो इशू है कि पहले आपने देखेंगे पहला जो स्टेप हुआ वो हुआ कि डॉक्टर जफर मिर्जा जो नाअहल है इसको इस ओहदे से हटा दिया जाए। ये हमारी आला अदलिया ने ये काम किया। मेरा ख्याल है जब एक आप इंस्टीट्यूशन को काम ही नहीं करने देंगे तो फिर ऐसे बात नहीं चलेगी। उसके बाद ईद तक, छोटी ईद तक आपका वायरस कंट्रोल काफी अच्छा जा रहा था। आपने कहा कि हमने, अगर आपने कपड़े नहीं पहनने तो हमने तो कपड़े पहनने हैं। जब आपने कपड़े पहनाए तो कपड़े में फिर वायरस भी आया और माशाल्लाह वो अब इतना स्प्रेड कर चुका है कि अब अगर आप लॉकडाउन कर भी लें भाई तो तो इन्हें अदालत लगेगी। रिकॉर्ड हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था कि ये तो लग ही हालत है। लग जाए तो इन्हें अदालत हम पे लग जाए, हम हाजिर हैं और हम उसको डिफेंड भी करेंगे, फिर टेक्निकली करेंगे। तो उसके बाद मेरा जो पॉइंट था पिछली डिस्कशन में वो यही था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए साइंटिस्ट, हमने भी अपना रोल सारे साइंटिस्ट ने प्ले नहीं किया। मैं कल ही एक वीडियो मैंने उसके नीचे फिर कमेंट किया कि आप पीएचडी हैं और हैं भी माइक्रोबायोलॉजी के लोग, तो आपको ये जो कामरान खान की वीडियो है इसको अनदेखे अनसुने शेयर करना बनता नहीं है। कि उस बंदे ने क्या कहा है, उसने कहा है कि मैं हर काम करता था, मेरे घर वाले, मैं घर जाके हाथ धोता था, पिछले दरवाजे से आता था, अगले दरवाजे से निकल जाता था, मेरे सारे घर वालों को हो ये गया, मुझे हो ये गया, ये फलां हो ये गया। ये इमरान खान की वीडियो है, कामरान खान की नहीं। सॉरी सॉरी, हाँ इमरान खान की, सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ इमरान कि खान मैं, एंकर, लेट मी, हाँ हाँ, एंकर की एंकर बात इमरान कर रहा खान। हूँ मैं। तो उसको पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे फेसबुक के ऊपर वो दोस्त ऐड हैं, फरूक की में भी ऐड होगा वो बंदा, फरूक का वो सुपरवाइजर फेलो भी है मास्टर्स का, फरूक जानता है उस बंदे को। तो वो ये इस तरह के सब बंदे जो है बताएगा, ना वो सब कुछ बताएगा। इस तरह के बंदे स्प्रेड कर रहे हैं एक ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को। और उसका सिंपल हल है कि क्या उस बंदे ने वो सारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे, या जो एक डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, पॉलिसी है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फेस मास्क यूज किया जब वो बाहर रिपोर्टिंग करने जाता था या अपने प्रोग्राम करता था? नहीं किया उसने। जब उसने ये काम नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं और इसके ऊपर साइंटिफिक डाटा है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, आप अगर फेस मास्क यूज करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, तो इसके 90% चांसेस जो है ना वो इन्फेक्ट होने के बच जाते हैं, अब नहीं होगा आपको इन्फेक्शन। लेकिन हम किसको समझाएं अब? मसला है और आपके एक और बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ जो आया है, जो है पॉलिटिकल, आप कह रहे हैं कि इनकम्पिटेंसी, के हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि ये स्टेप लिया था और उसकी जितनी अपोजिशन पार्टी, उन्होंने कोशिश ये की है कि शायद कोविड की वजह से ही गवर्नमेंट फेल हो जाए, कि हम इसको, इन इंटरवेंशन को यानी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी नहीं होने देते, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। जो ताजर बरादरी है, अब ताजर बरादरी को क्या पड़ी थी कि ये पिटीशन दायर करती हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा कारोबार जो ना अफेक्ट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उतनी उससे बेवकूफ कि उसने कहा कि आप इनके कारोबार को ओपन कर दो, और आपके सामने उसके रिजल्ट हैं।
और WHO ने बकायदा एक सेशन किया पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो है ना खतरनाक हद तक जा रहा है, अगर इसने इम्प्लीमेंटेशन ना किए हमारे जो पॉलिसीज हैं तो डेफिनेटली इसमें, और इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने वाला मुल्क जो है जिसमें रेट ज्यादा है वो पाकिस्तान है। ट्रू। अच्छा, थोड़ा सा ना इसकी हाइंड साइड के ऊपर आते हैं। अब हमने देख लिया कि हमारे पास ने केसेस आगे। फैसल से शुरू करता हूँ। फैसल, अगर पाकिस्तान के अंदर वन हेल्थ सिस्टम होता है इस वक्त, जो वन हेल्थ सिस्टम का दुनिया में बड़ा चर्चा है कि आपको एक एपिडेमियोलॉजिस्ट चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट, सोशल वर्कर, सोशल साइंटिस्ट, अपने लोकल पॉलिटिशियंस, काउंसलर वगैरह, तो हम कितना बेटर इसको एड्रेस कर सकते थे? देखें, ये बिल्कुल अर्ली जब हमने डिस्कशन शुरू की थी, मैंने उस टाइम एक पॉइंट रखा था कि हम जर्मनी के हेल्थ सिस्टम उठा के लिए हैं, हम अमेरिका का हेल्थ सिस्टम उठा के लिए हैं। जब तक पब्लिक में, आपकी कम्युनिटी में रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपका बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम फ्लॉप होगा। हमें काम करना चाहिए था कम्युनिटी अवेयरनेस और मास एजुकेशन के ऊपर, जो जैसे मानुल्लाह भाई ने बात की। हम हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर एंकर को और हर वो बंदे को जिसके 10-15 फॉलोअर्स हैं, क्योंकि एक लेवल से ऊपर जाके आप लोगों को यूट्यूब या इस इंस्टाग्राम के ऊपर व्यूज मिले तो आपको पैसे मिलते हैं, तो हर गलत किस्म की सनसनी फैलाई गई सिर्फ इस थोड़े से मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, और अनकंट्रोल्ड किस्म की इंफॉर्मेशन का फ्लो हुआ पाकिस्तान में। तो आप इस तरह के सिनेरियो में जिस तरह का आप कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 20 मिलियन, इतने लोग आप किसी भी सिस्टम से नहीं संभाल सकते। पॉइंट इज कि जब तक आप कम्युनिटी अवेयरनेस टाइप पे नहीं लेके आएंगे, अनकंट्रोल इंफॉर्मेशन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे जिस तरह से बाकी दुनिया ने किया कि एक, अब चाइना की मिसाल आपके सामने है, अभी कोविड के ऊपर उनकी कोई पब्लिकेशन भी नहीं हो सकती किसी बंदे की जब तक उनकी बॉडी प्रूफ ना करे, जिसके ऊपर यूएसए भी रो रहा है कि हमें सोर्स तक नहीं पहुंचना जा रहा, क्योंकि सोर्स तक की कोई पब्लिकेशन चाइना से वो बाहर जाने ही नहीं दे रहे। तो इस लेवल तक कंट्रीज कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अनकंट्रोल किस्म की इंफॉर्मेशन और मेजॉरिटी मिस इन्फॉर्मेशन फैली है, तो आप जिस तरह का मर्जी हेल्थ सिस्टम ले आए, ये सूरत हमारी होनी ही थी। आप हॉस्पिटल में जाके लोग वीडियोस बना रहे हैं और उसको अपने सब टाइटल्स के साथ कुछ और, किसी और बीमारी को किसी और चीज के साथ लिंक करके आप लोग कर रहे हैं। अभी आप ये डेक्सामेथासोन की एग्जांपल ले लें, लोगों ने इसको प्रोफिलैक्टिकली खाना शुरू कर दिया है। कल बात आई मार्केट से, आपकी डेक्सामेथासोन जो हकीम के पास ज्यादा होती थी और डॉक्टर के पास कम होती थी, हर जगह से वो गायब हो गई है। अब लोग उसको प्रोफिलैक्टिकली खा रहे हैं। कल को कुशन डिजीज आएगा, अगर हम जूम करेंगे तो जूम के कैमरे के ऊपर एक बंदे का मुंह पूरा नहीं आएगा, जितना बड़ा उसका मुंह हो जाएगा और उसके सारे बबलू हमारी आवाम हो जाएगी। लोगों ने प्रोफिलैक्टिकली इसको खाना शुरू कर दिया। डेक्सामेथासोन का आपको पता है कि जब उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे और वो लोगों को कहाँ पे लेके जाएगी। एक्टिव जो इंजेक्शन था उसको ओवर द काउंटर लोगों ने सेल किया और ओवर द काउंटर लोगों ने लगवाया, और फिर जब डेथ्स हुई हैं तो लोगों ने कहा ये तो इंजेक्शन का टीका, जहर का टीका लगा दिया। तो जब इस तरह की पॉपुलेशन में आप रह रहे हैं, आप जिस तरह का मर्जी हेल्थ सिस्टम, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इस लोगों के साथ और हेल्थ सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पॉलिटिशियंस इस चीज को नहीं मानते, लोग नहीं मानते इस चीज को, तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बिफोर वी विल फिनिश, मेरे ख्याल में फारूक तो चला गया है। अमान, वन हेल्थ सिस्टम के ऊपर कोई के जर्मनी में आपने देखा होगा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा उसको ऑब्जर्व किया है, विटनेस किया है, उसके यूजेस के बारे में भी। जर्मनी में कुछ ऐसा? अमान, आप अमान म्यूट किया हुआ है आपने। 1 मिनट, सॉरी। फैसल की जो बात उसको मैं लेकर थोड़ा सा आगे चलूंगा कि अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो इसके हवाले से अगर देखें तो इटली वो दुनिया का पहले नंबर पे हेल्थ सिस्टम था। इवन अमेरिका भी उतना अच्छा हेल्थ सिस्टम उसके पास नहीं था जितना ये इटली के पास था। लेकिन हुआ क्या है कि इटली के जो हॉस्पिटल थे वो ओवर क्राउड हो गए, कंजस्टेड हो गए। उनके पास जगह नहीं थी कि वो पेशेंट को वहां संभाल सकें, उनको ट्रीट कर सकें, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ डेथ रेट जो है ना वो बढ़ी है। उनके लोगों ने शुरू में सीरियस नहीं लिया। अगर यूरोप में बात करें तो इटली वन ऑफ द, यू कैन से द कल्चरल कंट्री, और उसमें भी सोशल नॉर्म्स हैं। वहां भी थोड़ा बहुत फैमिली सिस्टम है यूरोप के अंदर, बाकी मुल्कों में इतना नहीं है। तो वो भी जिस तरह पाकिस्तान का थोड़ा सा है कि हम इकट्ठे रहेंगे, इस तरह बैठेंगे, खाएं पिएंगे इकट्ठे, वो शौकीन लोग हैं बाहर घूमने के, फिरने के और गैदरिंग करने के। तो स्टार्ट में उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया इसको। हालांकि आप कह सकते हैं यूरोप का कंट्री है, डेवलप कंट्री है, या यूरोप के अंदर वो रह रहे हैं,
तो ये बात तो उनमें भी शुरू में कमी थी, जिसकी वजह से ये बहुत स्प्रेड हुआ और उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व किया, स्प्रेड किया वहां पे। तो अगर जर्मनी की हम बात करें, वन हेल्थ सिस्टम की बात करें, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्टम कुछ इस तरह से है कि लोग जो है ना वो मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं, हर बंदे की इंश्योरेंस है, पहली बात तो ये है। तो कोई बंदा ये शर्माता या झिझकता नहीं है, या उसको कोई फाइनेंशियल इशू नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरा खर्चा होगा, मैं पैसे कहाँ से पे करूंगा। तो लोग बिना झिझक, जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, वो सीधा अपने डॉक्टर के पास जाता है, और क्योंकि उनको इस तरह के कोई इश्यूज नहीं है। फिर उसके बाद ये होता है कि विद आउट लेबोरेटरी टेस्ट यहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती। अगर आप 2 महीने के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आप एडमिट रहेंगे, और जो आपकी कंपनी है वो आपको पे करेगी। यहाँ पे कोई उस तरह का इशू नहीं क्रिएट होता कि आपकी जॉब चली जाएगी, इस तरह हो जाएगा। तो अगर वन हेल्थ को देखें, तो अगर जो बंदे एक्सपर्ट्स हैं इसमें, वही इन्वॉल्व होते हैं, कोई थर्ड बंदा जो ना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता किसी भी चीज को लेके। तो वन हेल्थ में आप कह लें कि ये स्टार्ट ही इन लोगों ने किया है, कंसेप्ट अमेरिकन से निकला, यूरोपियन उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये लोग तो बहुत लेके चल रहे हैं, और हमारा इंस्टीट्यूट जो कि स्पेशली है इन्फेक्शन से रिलेटेड, उसमें वायरोलॉजी भी है, बैक्टीरियोलॉजी भी है, और पैथोजेनेसिस सारा कुछ है। तो इन्होंने इसी साल 2019 के एंड पे एक अलहदा से वन हेल्थ, इंटरनेशनल वन हेल्थ इंस्टीट्यूट बना लिया है नया अपना, जो कि जर्मनी में एक वन ऑफ इट्स काइंड है, जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फेडरल इंस्टीट्यूट है जर्मनी के अंदर, जो बकायदा इस नाम से बनाया गया है, इंटरनेशनल वन हेल्थ इंस्टीट्यूट। तो उसका काम ही ये है कि आप सारे लोगों को देखें। कोविड-19 का अगर इशू देखें तो उसमें वन हेल्थ को देखें, तो उसमें इन्फेक्शन बायोलॉजिस्ट, वो चाहे ह्यूमन साइड से हों, फिर जहां जब 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 रिपोर्ट आई है कि एनिमल इसका स्प्रेड बन रहे हैं या इसका रिजर्वायर है, तो वहां पे इन्होंने वेटरनेरियन को इन्वॉल्व किया है, जो साइंटिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व किया है, इन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व किया है कि किस तरह हम बेटर न्यूट्रिशन दे के लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। इसके अलावा आप देखें बिजनेसमैन, जिनका हालांकि हम कह लें कि हेल्थ से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन इकट्ठे बैठे हैं, उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि किस तरह हम बिजनेस को अफेक्ट होने से रोक सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, यहाँ पे अमेजोन की जो DHL की डिलीवरी ऑनलाइन सेल है, वो पूरी दुनिया में अमेजोन ने एक रिकॉर्ड बिजनेस बनाया है, इसी वजह से कि उन्होंने लोगों को डोर टू डोर जो है ना वो फैसिलिटी दी है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करें, और जो उनको चीजें चाहिए वो उसको घर मिल जाएंगी। तो वन हेल्थ डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा जो है ना कंसेप्ट है, और इस पे लोग प्रैक्टिकली अमल कर रहे हैं। हमारे यहाँ बात फिर वही आती है कि मैं अनाज का मसाला बना लेता हूँ, मुझे चीज का पता भी होता है कि मेरे से अकेले हैंडल नहीं होनी, मैं फैसल को कभी इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा। कहीं ये ना हो जाए कि लोग कहें यार हो ये तो फैसल का नाम आ गया इसमें, ये तो उमैर का नाम आ गया इसमें, ये बंदा तो फेल हो गया, जमानुल्लाह को तो आता कुछ नहीं है, ये तो फेल हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी, मैं अगर बात करूं तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, NIH जिसने सब पहले ये काम स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी टीम बनाई और सर्वेलेंस टीम उन्होंने उन इलाकों में भेजी जहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद है, और उसको डायरेक्ट जो सुपरवाइज कर रहा था वो डॉक्टर जफर मिर्जा था। तो जब ये गई है तफ्तान वाली साइड पे, तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि ये जो एक इतना बड़ा थ्रेट आ रहा है ये पूरे मुल्क में फैलेगा और ये पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेगा? डेफिनेटली इनको आइडिया था, इनको पता था, लेकिन मसला ये था कि अशराफिया हमेशा से ये समझता है कि हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, और हम जो ना, जैसे फिरौन का जमाना था कि फिरौन भी कहता था कि मेरे पास बहुत दौलत है, सारा कुछ है, और मैं हर चीज से बच जाऊंगा। लेकिन आपको पता है, हिस्ट्री है और इसमें कुरान पाक में इशारे हैं कि वो किस तरह गर्क हुआ। तो आज ये लॉकडाउन जो हुआ है, एक जिसपे फाइन कर रहे हैं, फैसल बता रहा है कि 2000 फाइन है, फलां फलां है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये वायरस जो है ना पार्लियामेंट में घुस गया है, ये वायरस जुडिशरी के अंदर चला गया है। अगर ये अगर ये ना जाता, यकीन कर लें, अगर ये जुडिशरी के अंदर भी ना जाता और ये पार्लियामेंट में भी वायरस ना जाता, तो कभी भी लोग सीरियसली जो ना वो एक्ट ना करते। ठीक है इनको मान पहले दिन, मेरा ये कंसर्न है कि
अब तो वो कहते हैं पानी सर से गुजर चुका है, अब लॉकडाउन करें या ना करें, अब इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं है। ये तब कर सकते थे मार्च में और फरवरी में, जब सिर्फ बलूचिस्तान में था मसला। ठीक। अच्छा, फैसल, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी साइन ऑफ। स्टिग्मा इसके साथ कितना एसोसिएट है? कोविड-19 के साथ पाकिस्तान कल्चर के अंदर स्टिग्मा कितना एसोसिएट है? फैसल, आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना, स्टिग्मेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो लोग जो है वो सैंपल नहीं दे रहे। सैम्पलिंग में हमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, लोगों की मैन हैंडलिंग हो रही है, क्योंकि चूँकि एक तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो टीम्स बनाई गई हैं, हर जो आरआरटी टीम है उसमें एक सिक्योरिटी का बंदा होता है। हमारे कल्चरल नॉर्म्स ये हैं कि पुलिस आपके घर के दरवाजे पर आ जाए तो पूरे इलाके में आप लोग हो जाते हैं। और दूसरा ये कि एक फैमिली सिस्टम और कल्चरल सिस्टम ऐसा है कि जब किसी के घर 10-12 लोग आए, कोई एम्बुलेंस आए तो पूरा इलाका पूछने आ जाता है कि क्या क्या वजह हुई। इस वजह से खास तौर पे केपी के कॉन्टेक्स्ट में, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग सैंपल देने को ही, देने से लेके रिजल्ट आने तक और फिर रिजल्ट की डिक्लेरेशन से लेके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग तक, तो ये स्टिग्मा जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कि लोग इवन के हमारे 2 आरआरटी टीम्स के डॉक्टर्स को मैन हैंडलिंग की, लोग उसको जब सैंपलिंग के लिए गए, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हुई थी एज सस्पेक्ट, उसको हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ बरी किया, तो लोग इस बात पे पूरा इलाका खिलाफ हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट के कि इन्होंने हमारी वालदा की हमें आखिरी रसूमात तो नहीं दी, और अब लोग हमें क्या कहेंगे कि ये माँ को भी इज्जत के साथ दफन नहीं कर सके। तो ये जो एक स्टिग्मा है, लोग जिस बंदे को हो जाता है, लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि फिर उससे डिस्टेंस ला मुहाला कर लेते हैं। लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि ये लाइफ लॉन्ग इलनेस नहीं है, इट जस्ट टेक 14 to 21 डेज कि बंदा रिकवर होकर पहले जैसा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कि जो मेरा एक समराइज किस्म की जो एक मैसेज है वो यही है कि हम लोगों को मैसिव किस्म की कम्युनिटी एंगेजमेंट और अवेयरनेस, एविडेंस बेस्ड अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो हज़ारों लाखों रुपया, ये करोड़ों अरब के अरबों रुपया ये वेंटिलेटर्स और इन चीज़ों पे लगा रहे हैं, इसकी जगह कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हायर करते जिनकी लोग सुनते हैं, क्लैरिकल्स रिलीजियस लोगों को इन्वॉल्व करते, और एक तरफ लिबरल्स को इन्वॉल्व करते, हर किस्म के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, और मासिव किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन या दूसरी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कैंपेन रन करते हैं। आपको कहीं पर भी कैंपेन नज़र नहीं आएगी, किसी अखबार में कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ ये अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लाइफ बॉय वाले कर रहे हैं, सेफ गार्ड वाले, डिटोल वाले कर रहे हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कैंपेन कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे आपको कोई इस तरह की कैंपेन नज़र नहीं आएगी जो परसेप्शन को वो काउंटर करे, क्योंकि आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सही है कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। मैं 10 जगहों पे बैठ के झूठ बोलूंगा और उस झूठ को काउंटर करने के लिए कोई एक बंदा भी नहीं होगा, तो 11वें दिन वो झूठ रियलिटी होगा। तो यही हमारी सोसाइटी में होगा कि उस परसेप्शन को काउंटर करने के लिए कोई नैरेटिव नहीं आया। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड मैसेज जिस पे हम एंड कर रहे हैं कि अगर आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट की तरफ जाना होगा ताकि आप कम्युनिटी रेजिलियंस डेवलप कर सकें। थैंक यू अमान एंड थैंक यू फैसल फॉर योर टाइम। और मेरे ख्याल में डॉक्टर वेलकम। फारूक चले गए हैं। थैंक यू फारूक एज वेल, ही विल सी इट आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू गाइस।